हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की क्लास में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए सत्र 2021-22 कक्षा 12 के भूगोल विषय का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। उसके बाद में हम रिक्त स्थान वाले और उसके बाद अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, खेती, बुनाई, व्यापार और आखेट। तो इसमें से आपको बताना है तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन स जो है व्यापार, ये तृतीयक क्रियाकलाप में जो है वो शामिल किया जाता है, और बाकी सबके सब जो है वो खेती आदि प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? ऑप्शन 1 बेरोजगारी, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, प्रतिकूल जलवायु, और ऑप्शन स है महामारी, एवं ऑप्शन द है शांति और स्थायित्व। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, शांति और स्थायित्व जो है ये जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? ऑप्शन अ है क्रेसी, ऑप्शन ब है रेडजेल, ऑप्शन स थॉमस माल्थस एंड ऑप्शन द ब्लॉस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, थॉमस माल्थस ने ये कहा था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को कहा जाता है? लोगों की संख्या और भूमि के आकार का जो संबंध है, उस संबंध के जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन ब है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन स है जनसंख्या संक्रमण, और ऑप्शन द है प्रवास। तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसे रोपा नहीं जाता है? ऑप्शन अ है कॉफ़ी, ऑप्शन ब गन्ना, ऑप्शन स गेहूं, और ऑप्शन द है रबड़। तो इसमें से ऑप्शन स गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, बाकी रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झील और तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती हैं? आयताकार बस्तियां, वृत्ताकार बस्तियां, ऑप्शन स है रेखीय बस्तियां, और ऑप्शन द है टी आकार की बस्तियां। तो वृत्ताकार बस्तियां जो है ये इस प्रकार की बस्तियां हैं कि झीलों और तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती हैं। ऑप्शन ब वृत्ताकार बस्तियां। अगला प्रश्न है सातवां, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अ द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं, ऑप्शन ब पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन स चतुर्थ क्रियाकलाप, या फिर ऑप्शन द प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स चतुर्थ क्रियाकलाप जो है वो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8, निम्न में से किस खनिज का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन अ अभ्रक, ऑप्शन ब चूना पत्थर, ऑप्शन स लोह अयस्क, और ऑप्शन द है मैंगनीज। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ अभ्रक जो है इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ऑप्शन अ संसाधन भूगोल, ऑप्शन ब पर्यटन भूगोल, ऑप्शन स कृषि भूगोल, और ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। ये सभी आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, और तीनों ही। ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन अ है पहला स्थान, ऑप्शन ब दूसरा स्थान, ऑप्शन स तीसरा स्थान, और ऑप्शन द है चौथा स्थान। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन अ तीव्र जन्म दर, ऑप्शन ब नगरीकरण, ऑप्शन स मंद जन्म दर एवं तीव्र मृत्यु दर, और ऑप्शन द है उच्च जन्म दर व घटती मृत्यु दर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, ये भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का कारण है।
और नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, लाल चना एवं पीजन पी के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं लाल चना और पीजन पी? अरहर को, चने को, सरसों को या सोयाबीन को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, अरहर को लाल चना और पीजन पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं गांव, संचार, नगर या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं। तो ये तो हमने किए बहुविकल्पात्मक प्रश्न और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तो ये सेवा क्षेत्र, सेवा सेक्टर से संबंधित है तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय स्थित है। उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेल मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका सही जवाब है जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है कहलाती हैं। तो वे आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जिससे भी मनुष्य को आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, वो सभी आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, हरियाली जो है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एक परियोजना है। किससे संबंधित है ये परियोजना? तो ये जल संभर विकास परियोजना है। ठीक है, हरियाली जो है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एक जल संभर विकास परियोजना है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये हमने किए अभी रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अब हम आगे करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के दो प्रमुख घटकों में एक तो लिखेंगे जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। दूसरा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक लिखिए। तो आपको लिखना है कि विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक हैं खनिज और औद्योगिकरण। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए इनका विशेष महत्व नहीं है। चौथा प्रश्न है, छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योगों में एक अंतर लिखिए। आप लिखेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, समकाल रेखाओं से क्या आशय है? तो यहाँ पर लिखना है कि मानचित्र पर समान समय में पहुँचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहते हैं। समय से हैं, काल का मतलब होता है समय, ठीक है ना। तो समान समय पर पहुँचने वाली जो रेखा है, स्थान जो है उनको दर्शाने वाली जो रेखा है उन्हें समकाल रेखाएं कहते हैं। तो ये हमने किया खंड अ, जिसमें हमने सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखे, उसके बाद हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखे और उसके बाद हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखे। अब हम खंड ब करेंगे और खंड ब में हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में प्रवास के कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों को सुझाइए। तो आप यहाँ पर हम देखेंगे, पहला पॉइंट आपको लिखना है, 3 पूछे तो 3 पॉइंट बना करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं जिससे नगरों में भीड़भाड़ बढ़ जाती है और आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि आवासों की कमी के परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों एवं क्षुद्र कॉलोनियों का विकास होता है तथा नगरीय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि भीड़ भाड़ से प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण होता है, साथ ही जल की कमी और उसका प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान तथा ठोस कचरे के निपटान जैसी अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। लिखेंगे आप यहाँ पर कि एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा में सैंपल ने कार्यरत मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव क्रियाशील प्राणी रहा है और इसके क्रियाकलापों का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। छठा प्रश्न है, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में बताइए। आइए देखेंगे इसको कि कल्याणपरक यानी मानवतावादी विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। दूसरा पॉइंट है कि व्यवहारवादी विचारधारा, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक जोर दिया जाता है। अब हम करेंगे सातवां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर को परिभाषित कीजिए। लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर ऐसा शहर होता है जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं विद्यमान हो। पॉइंट 1, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हो। नंबर 2, सभी निवासियों को आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हो। नंबर 3, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी हो। नंबर 4, सभी निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं हो। आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की किन्हीं 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को बताइए। यहाँ पर लिखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं विकासशील देशों में। तो विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है, अधिकांश नगरों के निवासियों को आधारभूत सामाजिक ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। दूसरा पॉइंट लिखना है कि उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या की पहुंच से बाहर रहती है। और नेक्स्ट लिखना है कि बेरोजगारी के बढ़ने तथा शिक्षा की कमी के कारण अपराध बढ़ जाते हैं। ये आपको पॉइंट लिखने हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट 9वां प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। तो लिखना है, पहला तो है राजनीतिक कारण। भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते प्रतिवर्ष लाखों लोग पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहने लग जाते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश, भूटान और नेपाल देशों से आने वाले प्रवासियों की है। जबकि लचीली प्रवास प्रक्रिया के कारण अनेक भारतीय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लिखनी है, भारत में आते भी हैं लोग, यहाँ से जाते भी हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। भारत से लाखों व्यक्ति, प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग, खाड़ी क्षेत्रों के इस्लामिक देशों में प्रवास कर जाते हैं, जहां उन्हें धार्मिक और सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, भारत भाषाई विविधता की भूमि है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि भाषा समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाली बहुत बड़ी शक्ति है। भारत में अत्यधिक भाषाई विविधता देखने को मिलती है। सन 1903 से 1928 ईस्वी के मध्य जॉर्ज ग्रियर्सन के नेतृत्व में किए गए भाषाई सर्वेक्षण में देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां मानी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी लोगों का आता है, जिसमें प्रत्येक को 0.01% भाग हैं। भारत में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्टता लिए हुए नहीं है, बल्कि अपने अपने सीमांत प्रदेशों में उनका क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, गैरिसन नगर क्या होते हैं? भारत में गैरिसन नगरों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पर कि गैरिसन नगर या फिर इसे कहते हैं छावनी नगर की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु की जाती है। इन नगरों को कैंट या कैंटोनमेंट भी कहा जाता है।
इन नगरों में सैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण, कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। भारत में ऐसे नगरों की बात करें तो अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर ये प्रमुख गैरिसन नगर जो है वो है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर के मूल बिंदु बताइए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के निवासी कृषि एवं अन्य प्राथमिक कार्य करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीयक और तृतीयक कार्य करते हैं। इनमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, यातायात तथा सेवाएं सम्मिलित हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं, अतः सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन जटिल और तेज होता है तथा सामाजिक संबंध औपचारिक और दिखावटी होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां छोटी एवं दूर दूर बसी होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां बड़ी बसी हुई होती हैं। और 13वां प्रश्न है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 13, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे रक्षित सिंचाई कृषि। इस प्रकार की कृषि में वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य अधिकतम कृषिगत क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि में जल उपलब्ध कराने की मात्रा रक्षित सिंचाई से अधिक होती है। इस कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, भारत में जल से संबंधित प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि भारत में जल से संबंधित प्रमुख समस्या निम्नलिखित हैं। पहला है कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने के कारण तीव्र गति से कम होती जा रही है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो जल उपलब्ध होना चाहिए उसकी मात्रा कम होती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि धरातल पर उपलब्ध कुल जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों से प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से इनकी उपलब्धता और भी सीमित होती जा रही है। और अंतिम पॉइंट लिखना है कि जल की कमी से कृषि क्षेत्र में कमी आई है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। ठीक है, अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। नंबर दूसरा है कि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के मध्य स्थित जो सेतु है उसे अमन सेतु के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट है उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 16वां अंतिम प्रश्न है, जनसंचार तंत्र के किन्हीं दो साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लिखेंगे जनसंचार तंत्र के साधनों में रेडियो, टेलीफोन और उपग्रह संचार शामिल है। इसमें से दो साधन इस प्रकार हैं। पहला है रेडियो। यह जनसंचार का प्राचीनतम साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। यह सर्वाधिक लोकप्रिय संचार माध्यम है। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। दूसरी बात करेंगे टेलीविज़न की। यह भी जनसंचार का एक अहम साधन है जो दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था। 1976 में इसका नाम बदल करके दूरदर्शन कर दिया गया। तो ये हमने सेक्शन खंड अ और खंड ब, सेक्शन ए और सेक्शन बी को किया है। आने वाले वीडियो में हम सेक्शन सी और उसके डी को भी करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो नए स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।